आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपी एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे हम शॉर्टली ओपी एम्प भी कहते हैं, आज उसको हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करना है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओपी एम्प इज यूज्ड एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मीनिंग दैट द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। मतलब कि इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जब हम इसके ऊपर कोई सिग्नल या इसको कोई इनपुट सिग्नल दें, ये उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। जैसे ये देखें, एम्पलीट्यूड ये वाला फास्ट एम्पलीट्यूड होता है, ये बढ़ गया है इसके इसके इनपुट के लिहाज से देखें। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से वेव स्टार्ट होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ स्टार्ट हो रही है, तो ये इसको हम कहते हैं कि फेज 180 शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जो फेज होता है वो एक वेव के पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताता है। तो इस पॉइंट की पोजीशन अगर आप देखें जिसमें वेव आगे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये 0 डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पर जब वेव नीचे जा रही है तो ये 180 डिग्री होती है। तो अगर आप देखें यहाँ पर 180 डिग्री से वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 होते हैं। इसका मतलब है इसने इस सिग्नल को 180 उलट कर दिया है या फेज शिफ्ट 180 ले आया है, जिसको हम आउट ऑफ फेज भी हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये मतलब है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करने का। अब ओपी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपीएम है क्या? ये चीज़ हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स ओपी एम्प्स एंड इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो सर्किट्स होते हैं मदरबोर्ड जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, इसके अंदर छोटी छोटी आईसीज लगी होती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे सर्किट्स हमने एक ही जगह कनेक्ट किए होते हैं, जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट भी हम कहते हैं। उसकी एक टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसका इस्तेमाल हम एम्पलीफिकेशन यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना, जैसे मैंने एम्पलीट्यूड का बताया, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवीजन वगैरह करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमने इस लेक्चर के अंदर इसका सिंबल और बाकी चीज़ें पढ़ी थी कि इसके अंदर दो इनपुट, जिसमें एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, एक इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाला, इन्वर्टिंग माइनस वाला। हमने इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करना है और नॉन इन्वर्टिंग से हमारा फिलहाल इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। जबकि 180 फेज यहाँ पर भी हमने देखा था। आगे आते हैं तो हमने आगे इसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक भी पड़ी थी जिसका हम आज इस्तेमाल भी करेंगे। वो ये कि दोनों इनपुट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, इतनी हाई कि यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं करता। यानी अगर प्लस से कोई करंट जाना चाहे या इवन इधर से यूं करके यूं जाना चाहे तो वो कोई करंट पास नहीं करता। जबकि लास्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी ओपन लूप गेन, जिसमें कि कितना आउटपुट में हमारे पास आया इनपुट के लिहाज से गेन, तो वो आपके पास ओपन लूप गेन कहलाता है। लेकिन इसमें पावर सप्लाई अप्लाई नहीं होती, जो कि काफ़ी हाई होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने इस लेक्चर से उठानी है, जिसको अब हमने देख लिया। अब ज़रा हम अपने मेन लेक्चर की तरफ आते हैं। जो सर्किट डायग्राम हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, या इन्वर्टिंग यानी ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेंगे, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कनेक्ट की हैं। हम बारी बारी देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ओपी एम्प लगा हुआ है, यानी ये एक तो ओपी एम्प हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो इनपुट्स होते हैं जो कि हमें पता है ओपीएम की। ये नेगेटिव वाला क्या है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, जिसको मैं चलें यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये इन्वर्टिंग इनपुट, या चले यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इन्वर्टिंग इनपुट। जबकि ये प्लस वाला, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेकिन अगर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को देखें तो इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, इसको हम कहते हैं ग्राउंड। तो यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने कर दिया ग्राउंड। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। रेजिस्टेंस जो कि क्या करती है, रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, जो चार्जेस का मूव करना है, जिसे हम करंट कहते हैं वक्त के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, करंट। और ये हमारे पास उसको लिए रुकावट, जिसे जो रुकावट डालती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को अलग नाम दे देता हूँ। ये R1 हो जाएगी हमारे पास, जबकि ऊपर वाली इसको R2 कह देते हैं, R फॉर रेजिस्टेंस। जबकि यहाँ पर आपके पास आउटपुट आपको मिलेगी, ये हो गया, जिसको मैं चलें अब सिंबल भी साथ साथ ही लिख देता हूँ कि इसका जो इनपुट होगा वो होगा V माइनस, चूँकि हम V माइनस देते हैं। इसका होगा नॉन इन्वर्टिंग का V प्लस, और V आउटपुट पे हमें VO मिलेगा। जबकि यहाँ से ये हमारे पास एक सोर्स है जो कि करंट देगी, या आप कह लें ये सोर्स ऑफ सिग्नल है, वो सिग्नल की सोर्स जिसने एम्पलीफाई होना है। मतलब जो भी सिग्नल हम एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं वो यहाँ से इसके ज़रिए हम देंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर हम दे रहे हैं, तो ये हमारे पास मेन इनपुट है जिसने एम्पलीफाई होना है। वी आयन लिख रहा हूँ मैं।
अब सिंबल वगैरह सारा कुछ हो गया, अब ज़रा हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग से पहले एक किस्म की एक चीज़ वर्किंग है मैं बता दूं कि अगर आप देखें तो ये प्लस जो कि नॉन इन्वर्टिंग है, ये आपके पास ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो कि करंट पैदा करने की वजह होती है वो आपके पास क्या होगा, इस पे वो 0 वोल्ट होगा। ये एक बेसिक चीज़। अब आगे चलते हैं वर्किंग पे। हम वर्किंग तरफ आते हैं, और वर्किंग में चूंकि एक चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ कि हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है चूंकि वो अब आपके पास ग्राउंड है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये कनेक्ट होता है इसके साथ, और अब चूंकि ये ग्राउंड है तो यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस भी होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वी नेगेटिव है, ये जो कि इन्वर्टिंग इनपुट है, ये भी एक किस्म का क्या है, ये भी क्या है, ग्राउंड है। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से इसको भी हमने ग्राउंड कर दिया है, और साथ हाई रेजिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल ग्राउंड हो गया। हल असल में तो ये मतलब आप कह लें कि खुद तो हमने नहीं किया, लेकिन ये इनडायरेक्टली ग्राउंड हो गया, जिसको हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज हो गया वो फिर अब क्या हो गया, 0, जिसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब जरा हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस 1R1 है इसके अक्रॉस कितना हमारे पास करंट जा रहा है। ठीक है, करंट निकालेंगे हम दोनों का, फिर उससे हम एक गेन चेक करेंगे, वो आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो हम करंट देखते हैं R1 से कितना करंट पास हो रहा है। जाहिर है N1 से करंट, एक तो ये आपके पास एक पॉइंट है और एक आपके पास ये पॉइंट है, इसको भी मैं ज़रा येलो ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक किस्म का जो वोल्टेज आ रहा है वो आपके पास आ रहा है VIN, जबकि यहाँ पर V नेगेटिव है। तो हम वो करंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले ज़रा मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ के मुताबिक जो वोल्टेज हम दे रहे हैं और जो करंट इससे पास हो रहा है और ये रेजिस्टेंस, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन है, वो भी इक्वल टू IR है। जिससे अगर मैं I निकालना चाहूँ तो मैं I निकालने के लिए I को उधर ही रखूँ, जबकि आपके पास इसको मैं पहले लिख लूँ। ठीक है, और V उधर ही है, V से R जाके डिवाइड, R को डिवाइड करवा दिया। चूँकि R1 के क्रॉस निकालें तो करंट I1 इसको हम कह देते हैं, जो कि यहाँ से ये पास हो रहा है, यहाँ से। अब यहाँ पे दो रास्ते होंगे, इसको अब देखता हूँ, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, ये I1 इससे करंट 1 जो है पास हो रहा है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कह रहे हैं, वो आपके पास हम जब निकालते हैं वो हम निकालते हैं इन दोनों पॉइंट के दरमियान, जो दोनों वोल्टेजेस के दरमियान जो डिफरेंस है, तो वो हम निकालेंगे VIN माइनस V माइनस। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, डैश को ज़रा लंबी कर देता हूँ। अब आपके पास हमें चूंकि पता है कि जो V माइनस है वो क्या है, वो 0 है, तो मैं इसकी वैल्यू 0 लिखता हूँ, VIN हो जाता है, जबकि डिवाइडेड बाय R1। अब -0 लिखूंगा तो वो लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, क्योंकि वो एक वही यही आंसर देगा। तो ये I1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब R2 से भी ज़रा वैल्यू निकालते हैं, जो कि आगे आउटपुट के साथ कनेक्ट है, फिर हमें पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है हमें इस R2 और R1 का लगाने का। तो हम क्या करते हैं, करंट थ्रू R2 निकालते हैं, उसके लिए अगेन सेम फार्मूला, वही क्या कि करंट इज इक्वल्स टू, यानी I2 जो कि होगा वो बराबर होगा कि इसके जो भी इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और डिवाइडेड बाय R जो कि 2 है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर चूंकि इस तरफ तो करंट अब नहीं जा रहा, क्योंकि करंट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है और करंट नहीं जाएगा, जिसको चले मैं आगे भी बताता हूँ। खैर, पहले R2 जिसमें एक पोटेंशियल यहाँ पर VO लगा हुआ है, और एक यहाँ से आओ तो ये आपके पास V माइनस है। तो आपके पास एक किस्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा V माइनस, यानी दिस माइनस दिस, तो ये V माइनस और VO। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इस पॉइंट की बात करूँ जहाँ पे V माइनस है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, जो कि ये हो गया, ये कहूँ या ये कहूँ, बात एक ही है। ठीक है, अब V माइनस की वैल्यू हम डालते हैं, और वो डालने के बाद 0 माइनस VO आ जाएगा डिवाइडेड बाय R2। तो I2 की ये किस्म की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वो आई क्या, माइनस VO डिवाइडेड बाय R2। अब ये इसके अक्रॉस करंट है। अब इसका निकालने का फ़ायदा, अब यहाँ पर एक मैंने चीज़ बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है, बताने आधी मैंने बताई लेकिन दोबारा बताता हूँ। देखें, ये I1 करंट जो कि आगे जा रहा है, अब ये करंट के बाद दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ से करंट नहीं जाएगा, आप कह रहे हैं जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जबकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट ऊपर जाएगा। इस चीज़ को मैं एक सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ। जाहिर है वो सर्किट एग्जैक्ट ये तो नहीं है, लेकिन उससे मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा।
ये एनिमेशन बेसिकली fat.colorado.edu की वेबसाइट से बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक एनिमेशन या एक सर्किट डायग्राम मैंने खुद बनाई है, जिसके अंदर ये बैटरी है, बैटरी से करंट प्रोवाइड होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास उधर सोर्स थी। ये रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। ये वो रेजिस्टेंस है जो कि ओपी एम्प वाली है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक हिस्सा ओपी एम्प की तरफ जा रहा था। अब ये ओपीएम वाली जो हाई रेजिस्टेंस है वो होगी, ये ऊपर हमारे पास एक R2 किस्म, R2 वाली रेजिस्टेंस, ये R1 ये R2। अब देखें यहाँ सर्किट आगे कंप्लीट हो रहा है, मैं स्विच ऑन करता हूँ, आप देखें करंट यूँ जा रहा है। यहाँ पर चूंकि बहुत हाई वैल्यू है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जा नहीं है, लेकिन बहुत कम है। इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम सारा का सारा जो कि 0.63 है, वो मैक्सिमम इसके पास जा रहा है, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो करंट होगा, अगर आप दिखा भी देता हूँ, ये 6.3 और ये 5 है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन ये सेम है। इधर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, यहाँ पे फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। और ज़्यादा करूँगा तो बिल्कुल ही करंट नहीं जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो करंट होगा वो तकरीबन तकरीबन सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके मैं कह सकता हूँ कि दोनों करंट जो हैं वो बराबर हैं। अगर दोनों करंट बराबर हैं तो इन दोनों की वैल्यूज़ डालते हैं। वैल्यूज़ क्या डालते हैं? आई टू की वैल्यू है, कॉपी करके मैं आई टू के नीचे लिख देता हूँ। आई वन की वैल्यू जो कि वी इनपुट ओवर आर वन है, तो वो ऊपर से मैंने लिया है, ये डाल दी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस R2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, VIN को इधर आके डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास R2 और नीचे क्या आ जाएगा R1, जबकि इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये माइनस, इधर पहले से है VO भी पहले से है, नीचे आ जाएगा डिवाइड होके कौन? VIN, जो कि मैं ले आया। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये आउटपुट है इनपुट के लिहाज से, कितना आउटपुट मिला इनपुट के लिहाज से, ये तो अब किस्म का एक किस्म का ओपन लूप गेन वाली एग्जांपल ना हुई। लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर सप्लाई किस्म की कनेक्ट है, तो हम कहेंगे कि ये ओपन लूप गेन नहीं है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ओपन लूप गेन में आउटपुट ओवर इनपुट जो था वो ओपन लूप गेन था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर सप्लाई एक किस्म की कनेक्ट होगी, तो हम ये ओपन लूप गेन नहीं होगा। अब ये वाली जो चीज़ है जिसको मैं नई स्लाइड पे सारा कुछ ले आया हूँ, ये आपके पास एक होगा क्लोज लूप गेन, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये माइनस जी हो जाएगा, इसको हम जी कहते हैं असल में, मैं लिख भी देता हूँ, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ लिख लेता हूँ। जिसको अगर मैं इस जी को पहले लिख लूँ और माइनस इसके साथ लिख दूँ तो एक ही बात है, तो मैं ज़रा इसको इस तरह लिख देता हूँ, जिसमें जी क्या है? क्लोज लूप गेन है, ठीक है। कि कितना आउटपुट हमें, कितना सिग्नल एम्पलीफाई होकर हमारे पास आया, कौन सा इनपुट वाला। इसमें अगर आप हाथ पास देखें तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? असल में नेगेटिव का मतलब ये है कि जो एक 180 फेज शिफ्ट आया ना, हमने ये पढ़ा था ना कि जो भी सिग्नल हम देंगे वो 180 फेज शिफ्ट के साथ आएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग इनपुट पे चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपके पास ये वो चीज़ है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द 180 फेज शिफ्ट इन्वर्टेड आउटपुट, जो कि हमने पढ़ी थी कि 180 फेज शिफ्ट आएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो क्लोज लूप गेन है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, R2 और R1, दो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओपीएम की अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर कुछ खास डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो गेन है किसके अंदर, हमारे आउटपुट सिग्नल के अंदर, तो गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल ओपी एम प्रॉपर्टीज, यानी वो अंदर की जो प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस इन दो रेशो पे डिपेंड कर रहा है। ये ज़्यादा होगी जितनी, उतनी ओपन क्लोज लूप गेन ज़्यादा होगी, ये जितनी कम होगी उतना ज़्यादा गेन होगा। यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं इन दोनों की रेशो पे डिपेंड करता है। इसको एग्जाम्पल में समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं R2 की वैल्यू ले लेता हूँ 100 किलो ओम, ठीक है, मतलब एक काफ़ी हाई वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा R1 की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 10 किलो ओम। अब सॉरी 10 किलो ओम, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास 10 वन जार 10 10 जार, तो ये 10, मतलब 10 की ओपन क्लोज लूप गेन की वैल्यू आई है, इसका मतलब 10 गुना, यानी जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो 10 गुना एम्पलीफाई होकर हमारे पास आ गया, 10 गुना लार्जर उसकी वैल्यू बन गई है, ठीक है, ये मतलब है इसका। और जाहिर है इन्वर्टिंग तो है ही है, 180 फेज शिफ्ट तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हमने क्या किया कि हमने ओपी एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बात